दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा शुगर हमारी ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती है और जो फूड हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं और जो फूड हमारे ब्रेन के लिए अच्छे नहीं है, और जो एक्सरसाइजेस करने से हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज़, हमारी मेमोरी जो है वो सब बढ़ते हैं, और जो 10% ब्रेन में थे उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, और हमारे देश के महापुरुषों के बारे में भी डिस्कस करूँगा जिन्होंने जिन्होंने उनके जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए उनके तथा सामर्थ्य का उपयोग किया था। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, शुगर एक स्वीट मटेरियल है जिसमें सुक्रोज रहता है, जो कि ऑब्टेन किया जा सकता है शुगर केन से या शुगर बीट्स से। ये जो कि एक कॉमनली वाइट कलर में होता है और इसको हम स्वीट एंड फूड और बेवरेजेस में यूज़ करते हैं। जब हम किसी आइसक्रीम का या किसी सीरियल का या कोई केक हो गया, जो भी हो गया, कुछ शुगरी फूड का जो टेस्ट जब हमारे टंग को लगता है, जब हम वो खाते हैं, तो हमारे टंग में एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जो कि स्वीट चीज़ों को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स जैसे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उधर से हमारे ब्रेन में उस स्टेम को सिग्नल भेजते हैं, उधर से हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक वो सिग्नल जाता है। यहाँ पे हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। जब ये रिवॉर्ड सिस्टम जो कि है कुछ स्वीट मिलता है तब एक्टिवेट होता है, तो उसका ये करने का मन करता है कि हमें क्रेव करता है, मतलब ये चीज़ मुझे और करना है, मुझे ये चीज़ फिर से करना है। ये डिज़ायर हमारे ब्रेन में आता है, और तो ये तब भी एक्टिवेट होता है जब हम सोशलाइज करते हैं या सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तब भी ये एक्टिवेट होता है रिवॉर्ड सिस्टम जो कि है। अगर हम इसको ओवर एक्टिवेट करेंगे तो हम हमारे क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारे ब्रेन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और तभी हमें शुगर का टॉलरेंस हमारे पास नहीं रहता है। शुगर का टॉलरेंस हमारे पास नहीं रहता है और हमारी ब्रेन ऐसा करने के वजह से हम फ्यूचर में सुसाइड करते हैं, मर्डर्स होते हैं, रेप केसेस होते हैं। तो दोस्तों, शुगर का जो लिमिटेशन है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे डायबिटीज़ वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप चाहें तो वो एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। दिन में कितना शुगर लेना चाहिए, कितना हमारे आर्टिफिशियल शुगर से आना चाहिए और कितना हमारे नेचुरल शुगर से आना चाहिए, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं उसको फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। तो शुगर जब हमारे स्टमक में जाती है, उसके बाद गट में जाती है, उसमें सिग्नल्स भेजती है। जब शुगर हमारे स्टमक में जाती है तो उधर वो जाके सिग्नल्स भेजती है गट में जाने के बाद स्टमक से, ताकि हम फुल हुए तो ज़्यादा इंसुलिन दो, क्योंकि हमने अगर ज़्यादा शुगर खाया है तो उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजने के लिए इंसुलिन ज़्यादा चाहिए, उसको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। तो मेजर करेंगे, मतलब जो मेन चीज़ हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का ये होता है कि वो डोपामिन करके केमिकल, एक हार्मोन रिलीज़ करती है। इम्पॉर्टेंट केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है एक्चुअली डोपामिन एक। इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो डोपामिन रिलीज़ होते समय हमें क्या होता है कि अच्छा फील होता है। जब हम ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, निकोटीन लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, हेरोइन लेते हैं और निकोटीन और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो हमारे ब्रेन जो कि है एक कांस्टेंट ओवरड्राइव में चली जाती है, जिसके वजह से हम इस चीज़ को एडिक्ट हो जाते हैं। मतलब एक सेम चीज़ करने के लिए हम ज़्यादा उसके लिए क्या कहते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। मतलब मुझे ये करना है, मुझे चाहिए, मतलब शुगर के लिए एक तरह से हम शुगर के लिए पागल हो जाते हैं। मतलब शुगर भी एक ड्रग से कम नहीं है, अगर हम उससे लिमिटेशन से ज़्यादा ले तो हमें शुगर के लिए इतना एडिक्ट नहीं होना चाहिए और शुगर के क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, और कितना शुगर खाना है उतना ही खाना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगे और हमारे खुद के बिहेवियर को ही हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द वेट जो कि हमारे डिहाइड्रेटेड ब्रेन में रहता है वो फैट्स में से आता है। ऑलमोस्ट 60% जो कि है वो फैट में से आता है। बाकी का हमारा प्रोटीन और अमीनो एसिड और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सारे और ग्लूकोज ये हो सकता है। और एक अडल्ट ह्यूमन का ब्रेन ऑलमोस्ट 1400 ग्राम्स वे करता है, ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स वे करता है, 15 सेंटीमीटर होता है उसका लेंथ। 60% फ़ैट का मतलब है कि 840 ग्राम्स फ़ैट है हमारे ब्रेन में, और बाकी का 40 ग्राम्स थोड़ा जो कि है वो प्रोटीन, अमीनो एसिड
और मैक्रोन्यूट्रिएंट और ग्लूकोज वो हो सकता है। ब्रेन में और बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन्स रहते हैं, पिया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर और वो सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशनल पार्ट्स है ब्रेन में वो ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं हमारे मूड में और डेवलपमेंट में, फंक्शनिंग में और हमारे एनर्जी में। तो जो टॉप फूड पे है, जो कि गुरमान सर ने बताया था उनके वीडियो में, वो चिया सीड और फ्लैक्स सीड है। ये सीड जो कि है ये ओमेगा 3 और 6 में हाई है। इसको हम डेली 2 स्पून्स तक ले सकते हैं, अराउंड 30 ग्राम्स। और इसमें इकोसा पेंटेनोइक एसिड EPA है और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड DH है, जो कि हमें ओमेगा 3 फैट्स जो कि हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है उसमें से आता है। तो और हमारे फ़ैट जो कि है, ये जो हेल्दी फ़ैट हमारे चिया सीड और फ्लैक्स सीड से मिलता है, हमारे ब्रेन में मेनिंजेस मेम्ब्रेन्स रहते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में इधर कवर करते हैं। तो वो पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर है। इस लेयर्स को बिल्ड करने में और नया ब्रेन के सेल के फॉर्मेशन के लिए, मतलब न्यूरोजेनेसिस के लिए, जो कि नया ब्रेन सेल फॉर्म होता है, उसके लिए भी चिया सीड और फ्लैक्स सीड हेल्प करते हैं। और ये जो हमारे ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं, इनके फंक्शनिंग में भी ये हेल्प करते हैं, इनको फैसिलिटेट होने में हेल्प करते हैं। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कम्युनिकेट करने के लिए भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो कि चिया सीड और फ्लैक्स सीड में से आता है, वो हमें हेल्प करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को सिग्नल, मतलब सिनैप्स भेजने में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने में हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो रहा है। और ओमेगा 3 में वॉलनट्स में से आता है, आलमंड्स में से भी आता है। तो वो उसमें मैग्नीशियम भी रहता है जो कि हमें अच्छा सोने में हेल्प करता है। आलमंड्स या वॉलनट्स हम दिन में 1 आउंस, मतलब 1 हैंडफुल ले सकते हैं। और स्पिनच हम रॉ भी खा सकते हैं या उसमें नट्स, विनेगर या ये ऐड करके खा सकते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट फूड है। इसमें फोलेट है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ई है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है डेमेंटिया से। मतलब डेमेंटिया एक कैसे बोलूँ, थिंकिंग और सोशल सिम्टम्स में इंटरफियर करता है डेमेंटिया। मतलब डेली फंक्शनिंग, मेमोरी लॉस होता है, जजमेंट प्रॉब्लम होता है। अगर वो ना होना है तो आप ज़्यादा स्पिनच खाएं। अगर आप ज़्यादा स्पिनच खाएंगे तो वो डेमेंटिया को प्रिवेंट करेगा। मतलब आपके ब्रेन में ये एक एंटीऑक्सीडेंट फूड जैसा काम करेगा और आपके थिंकिंग और सोशल सिम्टम्स को ये सॉल्व करेगा। मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करेगा। मतलब आप और अच्छे से थिंक कर पाएंगे, आपका मेमोरी लॉस नहीं होगा, आप अच्छे से चीज़ों को जज कर पाएंगे। तो दोस्तों, बाकी जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है, जो कि हमें घर में जो पापड़ वगैरह या बड़े बर्गर्स या चीज़ बर्गर्स, चिप्स पैकेट्स, फ्रेंच फ्राइज़ और बाकी सारे जो भी बाहर की चीज़ें खाने से जो ऑयल में फ्राई हुए, तले हुए, उसमें से जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट हमें मिलता है, वो ऐसा करता है कि हमारे हार्मोन प्रोडक्शन को ये ब्रेक कर देता है और हमारे ब्रेन में जो सेल्स बनते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कैसे बोलो आपको, आपके सेल्यूलर डिस्ट्रैक्शन करता है। मतलब आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स के सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपको थिंकिंग करने में प्रॉब्लम कर देता है। तो इनको थोड़ा अवॉइड करें आप। मतलब इसका लिमिटेशन मैंने मेरे कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में बताया है, जो कि 15 ग्राम से, जो कि हमारे हार्मोन्स के लिए नेसेसरी है। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा लेंगे तो ब्रेन का ही नहीं, आपको फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल और वैसे प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस है, हार्ट अटैक। उसके बारे में मैंने मेरे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में बताया था, वो आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिए अच्छा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, ये कैसे हमारे पूरे बॉडी को हार्म करते हैं ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स जो है। तो दोस्तों, जब हम प्रोटीन और अमीनो एसिड्स लेते हैं, मतलब जो भी प्रोटीन फूड हो गया या अमीनो एसिड फूड हो गया, इसको अगर हम लेंगे तो
हमारे अमीनो एसिड्स मतलब टायरोसिन नाम का एक जो है हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ होगा, और नोरोनेफ्रिन और डोपामाइन इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे ब्रेन से वो थोड़ा बढ़ेगा, और लेकिन सेरोटोनिन उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये ऐसा करता है कि जिस डाइट में ज़्यादा हेल्दी फूड है, तो ये हमें मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारे ब्रेन के मैसेंजर्स को, और हमारे मूड ख़राब नहीं होगा, हमारा मूड बहुत अच्छा रहेगा, जैसा कि लूफ़ी का हमेशा रहता है, क्योंकि वो सोते समय भी मीट को क्रेव करता है और बहुत ज़्यादा मीट ही खाता है। मीट ही नहीं कह रहा हूँ, वेजिटेरियन है तो आप वे प्रोटीन में से ले सकते हैं, या पनीर में से ले सकते हैं, सोया चंक्स में से ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन प्रोटीन लेना ही लेना है। तो जैसा कि हमारे ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स है, हमारे मूड को अच्छा रखेगा, ब्रेन को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि मिलता है वो भी हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन करते हैं, ताकि वो फ्री रेडिकल से लड़ सके और हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छे तरह से हो पाए। तो और बिना पावरफुल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि B6 और B12 है, हमारा ब्रेन में डिसीजेस हो सकते हैं और उनके उसके फंक्शनिंग में डिक्लाइन हो सकता है। तो जो B12 हमारे ब्रेन को मिलता है, ये B12 ऐसा करता है कि हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है, और हमारे ब्रेन में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, और हमारे ब्रेन में DNA सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। और DNA सिंथेसिस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, DNA सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डीराइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है जो DNA मॉलिक्यूल को क्रिएट करता है, और वो एक टेम्पलेट जैसा एक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के लिए। टेम्पलेट मतलब एक शेप्ड पीस ऑफ रिजिड मटेरियल है जो कि किसी भी प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और जो B6 विटामिन है ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, और B6 हमें सैल्मन में से मिल सकता है, ट्यूना में से मिल सकता है, ड्राइड एप्रिकॉट्स में से मिल सकता है, स्पिनच, सनफ्लावर सीड्स, बनाना। और B12 जो है हमें मिल्क में से मिल सकता है, चीज़ में से मिल सकता है, एग्स में से मिल सकता है, नट्स में से मिल सकता है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छा फंक्शनिंग होने में हेल्प करता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करता है, और ऐसा करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हम एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन ईजिली पास हो पाएगा। तो ये इसमें एक आयन एक कोफैक्टर है। कोफैक्टर का मतलब ये है कि वो उसके साथ रहता है, लाइक ए कोएंजाइम काइंड ऑफ थिंग। तो प्रोसेस होने के लिए उसके साथ रहता है, मतलब जो सिंथेसिस होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स और मेलिन के लिए, उसके वजह से वो उसके साथ रहता है। मेलिन मतलब वो एक इंसुलेटिंग लेयर है जो कि नर्व्स के अराउंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेलिन को हाईलाइट किया था। मेलिन शीट से ये मेडअप है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक ट्रांसमिट होने में, ट्रैवल होने में हेल्प करता है। और जो कि हमारा जिंक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सटर्नल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए, और ये नेसेसरी है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कम्युनिकेट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास होने के लिए, और हमारे ब्रेन में जो ट्यूबुलेंट ग्रोथ है उसका अच्छा होने के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जिंक रिच फूड्स का एक पिक दिखा दिया, तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बेकिंग चॉकलेट है, और लीन बीफ है, और सेसिमे सीड्स और चिया सीड्स है, और नट्स है, और बीफ है, सोयाबीन्स है, फ्लैक्स सीड नहीं हेम्प सीड है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिंक रिच फूड्स टॉप 20 है। तो दोस्तों हमारा ब्रेन जो भी फंक्शन करता है, ये सारे चीज़ें जो B6 और B12 और फैट्स मिलने से इसको जो फंक्शनिंग करने में जो एनर्जी चाहिए वो हमारे ब्रेन को कार्ब्स से मिलता है, मतलब ग्लूकोज से मिलता है। तो ये कार्ब्स जो कि 3 फॉर्म में आता है, जो कि स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, और फाइबरस हो गया। तो जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है, जो जैसे कि हमारे वाइट ब्रेड है, वाइट राइस है, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हमारे ब्लड में जाते हैं तो एक हाई ब्लड स्ट्रीम में एक हाई रैपिड इंक्रीज़ होता है। तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, मतलब ड्रॉप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। और हमारे मूड में भी ऐसा होता है, 1 घंटे तक वो फुल ऊपर जाता है, और 1 घंटे के बाद पूरा नीचे आ जाता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम वाइट राइस और वाइट ब्रेड जब खाते हैं, अगर हम उसको
1 घंटे में बर्न ना करे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी चले जाता है और हमारे इंसुलिन को बहुत ज़्यादा जल्दी स्पाइक करता है। इसके बारे में मैंने मेरे पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि मैंने मेरे डायबिटीज़ वीडियो में बताया था, और दूसरे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट करिए, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो जो लो ग्लाइसेमिक फूड है, मतलब जो कि होल व्हीट फूड हो गया, जैसे कि ओट्स हो गए या ब्राउन राइस हो गया, जो होल व्हीट ब्रेड हो गया, किनवा हो गया, ये ऐसा करता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम को, इंसुलिन को स्लो स्पाइक करता है, मतलब उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं करता है, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में धीरे से जाता है और मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमें एनर्जी देते रहता है। तो हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एनर्जेटिक रह पाएंगे। और वाइट राइस और ये चीज़ें खाने से हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का खतरा भी हो सकता है। तो मैं आपसे बताऊंगा आप आपके ब्रेन के लिए कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और वो आपको कैसे बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है आप आपके ब्रेन के लिए कर सकते हैं, वो है कि आप एक जिगजॉ पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं, या आप चेस भी खेल सकते हैं। मतलब जब आप पज़ल को सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको ये ज़रूरत होता है कि आप सारे पिक्चर उसमें जो भी छोटे छोटे पीसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, उसको टुगेदर असेंबल करने का ज़रूरत होता है। और एक सरफेस टाइलिंग, मतलब एक टाइल्स जो कि होते हैं, मतलब जो कि सरफेस होता है जो कि टाइल से कवर हुआ होता है, ये छोटे छोटे पीसेस जो है उसको ही मैं बोल रहा हूँ, ऑडली शेप्ड रहते हैं और उनको एक साथ लाने का ज़रूरत पड़ता है, ताकि आप जब उसको असेंबल करें, मतलब एक साथ लेके आए, तो एक बड़ा पिक्चर बन पाए, जिसको देखते ही आपको थोड़ा सेंस बने उस पिक्चर को देख के, हाँ ये सब कुछ मिलके कुछ अच्छा इमेज फॉर्म हो आपको लगे। तो ये करने से आपके कॉन्जुगेटिव फंक्शनिंग जो कि है, मतलब ह्यूमन का एबिलिटी जो कि वो थॉट अच्छे कर पाए और प्रॉब्लम्स को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाए, ये इम्प्रूव होता है। जैसा कि शिकामारू का IQ 200 से ज़्यादा था, जो कि आसुमा शिटोरोबी ने डिटर्मिन किया था, जब वो गई, मतलब जापानीज चेस खेलते हैं, मैंने नारुतो में देखा था एक्चुअली। ऐसे आपका मेमोरी इम्प्रूव होगा और आपके कैपेबिलिटी जो है, मतलब एक थॉट को प्रोसेस करने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो इम्प्रूव होगा। तो और दूसरा ये कि आप कार्ड्स गेम खेल सकते हैं। एक कार्ड गेम आपके ब्रेन में, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करेगा, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपके ब्रेन को एनहांस करेगा। अगर आप कार्ड गेम ज़्यादा खेलेंगे तो कार्ड खेलने से आपका मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स जो कि है वो भी इम्प्रूव होंगे। आप पोकर खेल सकते हैं या सॉलिटेयर खेल सकते हैं, जो भी कार्ड गेम है वो खेल सकते हैं, और आपका मेमोरी इंप्रूव होगा और थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, जैसे कि आप पे जेरी का इंप्रूव हो रहा है और जेरी अच्छे तरह से सोच पा रहा है। और तीसरा ये कि आप आपके वोकेबलरी को बिल्ड करें। अगर आपके वोकेबलरी को आप बिल्ड करेंगे, मतलब आप ज़्यादा वोकेबलरी मतलब बोलूँगा, उसके बारे में बोलूँगा, तो ज़्यादा रीजन्स आपके ब्रेन के जो है वो इन्वॉल्व होंगे, मतलब वोकेबलरी टास्क में, मतलब क्योंकि वोकेबलरी टास्क पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमारे विजुअल चीज़ों के लिए जब हम वोकेबलरी पे काम करते हैं, तब हमारा ऑप्टिकल लोब काम करता है, जो कि हमारा बैक पार्ट ऑफ अ ब्रेन है, जो कि हमारे विज़न को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और जो कि हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। आपके वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपके सामने एक नोटबुक रखें, और उस नोटबुक में आपको जो भी अनफेमिलियर वर्ड दिखे आप उसको नोट डाउन कर लें। जैसा कि मुझे यहाँ पे डिवावो मिल गया। डिवावो का मतलब ये होता है कि जो भी है वो खा लेना। तो इस वर्ड को आप एटलीस्ट 5 बार इसका उपयोग करें। Hey, Naru, you're going to devour this toast right now. I'm going to devour this peanut right now. I'm going to devour this cucumber when I'm hungry. I made these chickpeas for my mom and dad so that they can devour this this afternoon. I'm going to devour this oats tomorrow morning at the time of breakfast. तो दोस्तों, और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप
डांस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऋतिक रोशन बैंग बैंग मूवी में बैंग बैंग सॉन्ग के लिए डांस कर रहा है। कैसे भी डांस कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी। ये ऐसा करेगा कि आपके ब्रेन के प्रोसेसिंग स्पीड को और आपके मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। दोस्तों, और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन करने के लिए, आप आपके पांचों सेंसेस को एक ही बार में यूज़ करें। जैसे कि आप उस टाइम पे देख रहे हो और आप स्मेल भी कर रहे हो, और आप आपके टेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हो, और आप टच भी कर रहे हो, और आप सुन भी रहे हो। तो मैंने यहाँ से पीनट बटर लिया और इसको देखा, और इसको स्मेल किया, और इसको टेस्ट किया। स्पून नीचे गिरते हुए मैंने सुना भी। तो मैंने मेरे पांचों सेंसेस का इस्तेमाल किया। सो माई ब्रेन विल गेट स्ट्रॉन्गर। अब ये कर सकते हैं कि आप किसी नया स्किल सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने मुगेन 1.1 गेम को रीप्रोग्राम करने में मैंने ट्राई किया था, ताकि वो मेरे लैपटॉप में जो कि है वो अच्छे तरह से प्ले हो। और आप ऐसे एक नया स्किल सीख सकते हैं। नया स्किल सीख के आप जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एक नया स्किल सीखते हैं तो ऐसा होता है कि आपके ब्रेन में जो कनेक्शंस है वो चेंज होते हैं, जिसके हिसाब से आप जो स्किल है वो आप सीखते हैं। और एक चीज़ वो जो आप कर सकते हैं कि आप जो स्किल सीखते हैं वो दूसरे बंदे को सिखाएं। आप ये जानते होंगे कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जब आप एक नया स्किल सीखते हैं तो अगर आप उसको दूसरे बंदे को सिखाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जब आप उसको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो आपके मिस्टेक्स जो कि है वो आप करेक्ट करेंगे, और उनमें से आप और लर्न करेंगे। जैसा कि मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाना सीख गया और दूसरे बंदे को सिखाऊंगा अब। तो दोस्तों, एक्चुअली होता ये है, जब आप एक नया स्किल सीखते हैं या किसी और को सिखाते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को चैलेंज करता है, हम उसके इनसाइड जो कनेक्शन से उसको चेंज करने को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नया थॉट्स और स्किल्स क्रिएट करने से ये पाथवेज जो कि है वो स्ट्रेंथन होते हैं, और पुराने पाथवेज जो कि है वो कम हो जाते हैं और वो वीकन हो जाते हैं। ऐसा होते ही रहने से हम जो डायरेक्शन में हमारे ब्रेन को लेके जाना चाहते हैं, हमारे पूरा ब्रेन उस तरीके में रिवायर करता है। मतलब उसके में जो भी कनेक्शंस है, सिनेप्टिक कनेक्शंस है, जो कि हमारे लर्निंग और एक्सपीरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे अच्छे से रिवायर होते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और हमारे हार्ट और लंग्स एक्सपैंड होते हैं ज़्यादा उसको स्ट्रेस के अंडर पुट करने से, ताकि फ्यूचर में जब हम उस पर ज़्यादा वेट डाल पाए तो वो अच्छे तरह से हैंडल कर पाए, या जब हम ज़्यादा भागे तो और अच्छे तरह से ब्लड पंप कर पाए। तो दोस्तों, और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं ताकि आपका ब्रेन की कैपेबिलिटीज इम्प्रूव हो, वो ये है कि आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे नागपुर का ओएसटी सुन रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहा हूँ फेरी टेल का। इसको सुनने से मेरे मेंटल कैपेबिलिटीज इम्प्रूव होते हैं। मतलब जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा काइंड ऑफ कुछ होता है, और आप वो डिसीजन जो भी है वो और अच्छे तरह से आप ले पाते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होती है वो एडवांस होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। आपका मूड अच्छा होता है तो आप ऑटोमेटिकली जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो इम्प्रूव होगा, और अच्छे डिसीजन आप लेंगे। यही होता है जब आप अच्छे म्यूज़िक सुनते हो, तो एंजॉय द म्यूज़िक। तो और एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने से आपके मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, जैसा कि नारुतो कर रहा है और हमारा ज़ोरो भी कर रहा है। मेडिटेशन करने से ऐसा होगा कि आपका ब्रेन का एबिलिटी जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होगा। मेडिटेशन ऐसा करता है कि हमारे पावर स्किल्स को, अटेंशन को, फोकस को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को और सेल्फ अवेयरनेस को, फंक्शन को, इसको चेंज करता है। तो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, सपोर्ट होता है, कंट्रोल होता है। और रेगुलर में मेडिटेटर्स में ये पाया गया है कि उनके ब्रेन में ज़्यादातर ग्रे मैटर है पेरिफेरल कॉर्टेक्स में। मतलब जो नर्व सेल्स उनको चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क करने के लिए, जो कि ब्रेन के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करते हैं, वो और अच्छे तरह से काम करने लग जाते हैं। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप एक नया लैंग्वेज ही सीख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सेंटर्स जो कि हमारे ब्रेन में है, और जैसा कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स है, ब्रैकिया एरिया है, स्पीच प्रोडक्शन है, वर्ड रिकग्निशन है, और पोस्टीरियर लैंग्वेज एरिया जो कि ये है, ये डेवलप होता है। और
ये ऐसा करता है कि हमारे ब्रेन में नया एरियाज़ जो कि हमारे माइंड में, उसको स्ट्रेंथन करने में, ब्रेन को एबिलिटी जो है फोकस करने में, उसको इम्प्रूव करता है जब हम नया लैंग्वेजेस सीखते हैं। और एक ये है कि जब भी हम वेट्स उठाते हैं या जो भी ऐसे चीज़ें करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें स्ट्रेंथ मिलता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में सेल्यूलर और एनवायरनमेंटल ब्रेन इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, हमें और थिंक करने में हेल्प करता है और हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है हमारे ब्रेन में, और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है, और हमारे ब्रेन में जो फॉग है उसको क्लियर अप करने के लिए हेल्प करता है, हमारे मूड को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। और जब भी हम कोई एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि कार्डियो हो गया, रनिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, बर्पीज हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसके बारे में मैंने कार्डियो के बारे में अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। जब हम ये करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस नाम की एक चीज़ फॉर्म होता है, मतलब नए न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि हमारे मेमोरी और थिंकिंग को इम्प्रूव होने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब हम 10% ब्रेन मिथ के बारे में जानेंगे और उन महापुरुषों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने उनके तथा सर्वज्ञ का उपयोग किया था। जो ये 10% ब्रेन मिथ है, ये वाइडली परपिवेटेड मिथ है, जो कि ये कहता है कि ज़्यादातर या बहुत सारे मनुष्य जो कि इस भूमि पे है, वो सिर्फ उनके 10% उनके दिमाग का उपयोग करते हैं। ये मिस एट्रीब्यूटेड किया गया है। ये विकिपीडिया में से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मतलब ये विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ने से मुझे जानकारी ये मिला है, मतलब ये रॉन्गली एट्रीब्यूट हुआ है, मतलब गलत तरीके से, मतलब रॉन्ग मिथ्य करके ये है, ऐसा कुछ है। तो जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड पीपल है, मतलब जिन लोगों को हम ग्रेटली एडमायर करते हैं, मेनली जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो भी इसमें बिलीव करता है कि हम 10% ही यूज़ कर रहे हैं। और एक्स्ट्राप्लोरेशन करने से, मतलब जो कि एक एक्शन ऑफ एस्टिमेशन है या किसी चीज़ को कंक्लूड करने के हिसाब से लिया जाए, तो ये ऐसा सजेस्ट किया गया है कि एक मनुष्य अपने दिमाग के अनयूज्ड पोटेंशियल को पा सकता है, मतलब उसको हार्नेस कर सकता है, और उसके इंटेलिजेंस, जो कि उसके ज्ञान पाने की जो उसके पास गुण है, जो एबिलिटी है ज्ञान पाने की, और उस ज्ञान को उसके रोज़ के कामों में उपयोग करने के लिए बढ़ा सकता है, और ही कैन इम्प्रूव हिज एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। बेसिकली इसका मतलब ये है। एक्चुअली ये एक पॉपुलर नोशन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है या एक बिलीफ है कि हमारा ब्रेन का ज़्यादातर जो भाग है वो अनयूज्ड है, और इसको एक्टिवेट करने से हम बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन विकिपीडिया में ये बताया गया था कि ये एक फॉल्कलोर है, मतलब एक ट्रेडिशनल बिलीफ है या एक कम्युनिटी का बनाया हुआ कोई स्टोरी है। ये साइंस में किधर भी बोला नहीं गया है, क्योंकि ये विज्ञान के समझ में अब तक नहीं आया है। तो एक्चुअली ये लूसी 2014 फिल्म जो है, जो कि लक बेरसन ने डायरेक्ट किया था, और उसमें एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन थी, इसके 10% ब्रेन मिथ के आधारित पर ही ये बनाया गया है। मनुष्य के अंदर अथाह सामर्थ्य छुपे हुए हैं। मनुष्य के अंदर जो अथाह सामर्थ्य छुपे हुए हैं उसको जगाने के थियरी पर ही ये फिल्म एक्चुअली है दोस्तों, क्योंकि हम भारतीय इसमें विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर अथाह सामर्थ्य छुपे हुए हैं और उसे हम जगा सकते हैं, और उसे जगाने के मार्ग हमारे संस्कृति में बताए गए हैं। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है, जो कि लूसी है, वो एक ड्रग कंज्यूम करती है, और वो ड्रग कंज्यूम करने से उसका बाकी का 90% जो कि ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब उसके अंदर अलौकिक शक्ति आ जाता है, बहुत सारे सुपर पावर्स आ जाते हैं, और ये दूसरों के
माइंड को कंट्रोल करने लगती है और टेलीपोर्ट होने के एबिलिटीज़ पाती है। और पंचभूतों को मतलब अग्नि, आयु और फायर, ये सारे चीज़ों को ये कंट्रोल करने लगती है। और जब ये 100% अपने ब्रेन को यूज़ करती है तो ऐसा होता है कि ये कहता है कि मैं हर जगह हूँ। ये बात हमारे संस्कृति में से ही ली गई है। मैं सर्वज्ञापक हूँ, मैं हर जगह हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम वत्व ब्रह्म, अ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम वत्व ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म तत्त्वम् असि। इसमें अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये है कि आई एम एब्सोल्यूट। प्रज्ञानम ब्रह्मा का मतलब ये है कि द कॉन्शियसनेस इज़ ब्रह्मा, जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रह्मा है। और आत्मा ब्रह्म का मतलब ये है कि जो उसमें सोल है वो भगवान है। तत्वम असि का मतलब है ये कि यू आर दैट। ये बात हमारे 4 महावाक्य, हाँ, हमारे 4 वेदों से ही ली गई है। यानी जो हमारे आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, जहाँ से हमारी वृत्तियाँ उठती है, मन में बुद्धि की, चित्ती की, अहंकार की, जो भी वृत्तियाँ ये चित्त उठती है वो हम हैं। आत्म तत्व कहते हैं और वो आत्म तत्व हम हैं। ये हमारे वेद सिखाते हैं। सर्वज्ञापक है और हर जगह है। ये जो अद्वैत वेदांता में लिखा गया था, तो अद्वैत वेदांता एक स्कूल इन हिंदुज़म है, जिसमें हमारे बहुत फेमस फ़िलासफ़र जो कि फ़िलासफ़र का मतलब ये है कि जो एक पर्टिकुलर फ़िलासफ़ी, मतलब एक वे ऑफ थिंकिंग के बारे में वो पढ़ाई करते हैं। जो हमारे अद्वैत वेदांत है उन्होंने ये चीज़ें लिखा था। अद्वैत वेदांता जी वो है जो हमारे भूमि पे ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, हज़ारों साल पहले, 100 साल, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले रहते थे। और उन्होंने उनका पढ़ाई शिक्षा जो भी है उन्होंने गोविंद भगवदापा से लिया था। तो जब लूसी उसकी 100% पावर जो कि है वो यूज़ करती है इस मूवी में, इसमें ऐसा होता है कि इसमें रीज़न ये दिखाया गया है कि उसके पास अवेकन होने के लिए ये इलॉजिकल रीज़न है। मुझे इसमें से थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रतीक बोराडे सर के वीडियो देखने से मालूम पड़ा है, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं खुद रिसर्च करके विकिपीडिया में से और दूसरे आर्टिकल्स में से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो लूसी जब उसके 100% उसके पास यूज़ करती है, उसका पावर्स एक्टिवेट होता है उसके ड्रग कंज्यूम करने से। ये प्रतीक बोराडे सर ने कहा था कि एक इलॉजिकल रीज़न है। हमारे संस्कृति में हमारे अंदर छुपे हुए अलौकिक शक्तियों को कैसे जगाना है, इसके ऊपर पूरा एक अलग विज्ञान है, और कुंडलिनी योग का एक अलग विज्ञान है। और हम बहुत सारे महापुरुषों के उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने उनके अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया था, अतः सामर्थ्य का उपयोग किया था। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जो कि एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे और एक थिंकर थे, एंशियंट इंडियन फॉलोअर थे, जो कि एक डिवोटी थे, मतलब एक बहुत बड़े कमिटेड और एक पर्सनल चीफ डिसिपल फॉलोअर थे। 19th सेंचुरी मॉन्क का, जो कि हमारे रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी है, उनके फॉलोअर थे। और वो दूसरों को हेल्प करने के लिए स्वामी विवेकानंदा जी, ताकि वो मासेस को रिलीजियस कॉन्शियसनेस में अवोक कर सके, उन्होंने उनके एफिलिएट मतलब एक हायर डील, मतलब और अच्छे लाइफ को उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए दे दिया था। इनका एक बहुत बड़ा वर्च्यूज़ ये है कि इनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। मतलब थोड़े लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये फ़ोटोग्राफिक मेमोरी से ब्लेस्ड है। इन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस किया था, वो एक अलग टॉपिक है, फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये बोला गया है कि स्वामी विवेकानंदा सारी चीज़ों को, बहुत सारे वॉल्यूम्स को बहुत आराम से मेमोराइज़ कर सकते हैं। एक एनसाइक्लोपीडिया को भी एक रीडिंग में ही पूरा मेमोराइज़ कर लेते थे। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब स्वामी विवेकानंद जी 35 के एज में थे, तो उन्होंने
बेलुल मैथ मोनेस्टरी जो कि हावड़ा कोलकाता में है। अमृत एजेंसी एनसाइक्लोपीडिया जो कि उनके एक मैथ एजेंसी का एनसाइक्लोपीडिया उनके पास लाया गया था। तो उसके वॉल्यूम को देखने से ही ऐसा लगा था कि उनके डिसाइपल मतलब उनके स्टूडेंट को इसको पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। मतलब कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है इसको पढ़ना, ये बोला गया था। पूरे जीवन में भी हम उस पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकते। उसका विद्यार्थी जो था स्वामी विवेकानंद जी का, वो ये कह रहा था। लेकिन वो विद्यार्थी जो था वो इस बात उसको उसको नहीं पता था कि स्वामी जी ने उस पुस्तक में 10 वॉल्यूम ऑलरेडी पढ़ लिए थे और 11th वाला पढ़ना स्टार्ट भी कर लिया था। तो स्वामी जी ने उनके डिसेबल जो कि थे उनको चैलेंज किया था कि आप मुझसे कहाँ से भी कोई भी प्रश्न आप पूछिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो उनके डिसाइपल मतलब उनके विद्यार्थी जब स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न पूछे थे, वो हर एक अक्षर को हर बहुत अच्छे तरह से याद रहता था। किस पन्ने पर किस पेज पर क्या लिखा था सब कुछ उनको मालूम था। तो वो एक हर एक वर्ड को वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, छोटे छोटे डिटेल, कॉमास और पेज नंबर, हर एक चीज़ को वो बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे थे। जहाँ पे लैंग्वेज प्रोनाउंस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था, उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से बोल रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। ये देख के उनके विद्यार्थी जो कि थे उन्होंने बोल दिया था कि ये मनुष्य की शक्ति से बहुत आगे निकल चुके हैं, इट्स बियॉन्ड ह्यूमन पावर। तो और एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ शंकरानंदाचार्य के बारे में, आदि शंकराचार्य के बारे में। तो इन्होंने हमारी भूमि पे अबाउट 1200 ईयर्स पहले ये रहते थे। ये कैलेडी केरला में बॉर्न हुए थे और ये इन्होंने 32 ईयर्स तक ही जीवन रहे थे। जब इनका उम्र 7 साल था, 7 साल की आयु में ही सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था इन्होंने। और जब इनका एज 8 ईयर्स आ गया तब इनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर था, मैं लिबरेट हो जाऊँ, मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए। और उन्होंने घर छोड़ दिया उनके गुरु के सर्च में, मतलब उनके गुरु के लिए ढूंढने में केरला से उन्होंने घर छोड़ दिया। और 2000 किलोमीटर्स इन्होंने केरला से नर्मदा तक चले गए, नर्मदा तक, रिवर नर्मदा तक चले गए। उन्होंने चलते हुए पैदल चला गए थे, समझ रहे, 2000 किलोमीटर्स, ताकि वो उनके गुरु को ढूंढ पाए। उनके गुरु का नाम गोविंदानंद है और सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया में वो चले गए थे और 4 साल उनके गुरु के पास उधर रह गए। और उधर उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स को उन्होंने मास्टर किया। उनका एज जब 12 था, उनके गुरु ने ये कहा था शंकराचार्य से कि आपको कमेंट्रीज लिखना पड़ेगा और स्क्रिप्चर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। उपनिषदों को कई भाषाओं में उन्होंने लिखा था, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे जो आज के विज्ञानों को भी समझने में बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे थे। और जब इनका उम्र 16 ईयर्स हो गया था, उन्होंने उनके पेन से लिखना जो कि था पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। और मेजर ट्रेटिस मतलब उनका रिटर्न वर्क जो कि था सब कुछ उन्होंने पूरा कर लिया था तब तक। और इन्होंने हमारे देश के 4 कॉर्नर्स पे 4 आश्रमास को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा इन्होंने किया था। इन्होंने फॉर्मुलेट भी किया 6 सेक्ट सिस्टम को। 6 सेक्ट सिस्टम जो कि गॉड्स को वर्शिप करने की सिस्टम है, जो कि इन्होंने 4 मेन गॉड हेड्स को लाया था, विष्णु, शिवा और शक्ति, दुर्गा माता जो कि वो माता जी, और मूर्खरा और गणेश और उनके भाई, और सूर्यदेव को भी इन्होंने लाया था। तो इन्होंने हमारे हिंदू सिस्टम में जो कि बहुत सारे रिचुअल्स को, राइट्स को फॉर्मुलेट किया और इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स को इन्होंने फॉर्मुलेट किया। और इन्होंने 72 डिवोशनल मेलोडीज़ जो कि है उनको भी फॉर्मुलेट किया था, जैसा कि सौंदर्य लहरी हो गया, निर्वाण शालकम हो गया। और इन्होंने 18 कमेंट्रीज़ भी लिखे और मेजर स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट जो कि
ब्रह्म सूत्र है वो भी इन्होंने लिखा, और भगवद गीता का भी इन्होंने लिखा, और 12 मेजर उपनिषद इन्होंने लिखा, 23 बुक्स इन्होंने लिखा। और ये सिर्फ 32 ईयर्स तक ही जीवित रहे, और उसके इतना कम उम्र में ही शंकराचार्य जी वो इतने सारे चीज़ें कर पाए थे। तो मैंने जिस आर्टिकल में से मैंने पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और ये हमारे शंकराचार्य जी के बारे में, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर जाके आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी। इन्होंने 22 दिसंबर 1887 को जन्म लिया था, और ये 26 अप्रैल 1920 में मर गए थे। मतलब सिर्फ 33 ईयर्स तक ये जी पाए थे। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन है जो कि ब्रिटिश रूल के समय इंडिया में थे। इनको ऑलमोस्ट नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसा कुछ भी नहीं था प्योर मैथमेटिक्स में। इन्होंने सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किया था मैथमेटिक एनालिसिस के लिए, नंबर्स के लिए और थियरी के लिए, इन्फिनिट सीरीज़ के लिए, कंटिन्यूअल फ्रैक्शन के लिए, और सॉल्यूशंस भी इन्होंने बहुत सारे बनाए थे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्वेबल कंसिडर किए गए थे। उस समय के मैथमेटिशियन लोग उनके सिद्धांतों को समझ नहीं पा रहे थे। जब 1913 में इन्होंने पोस्टल पार्टनरशिप किया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जी.एच. जार्डी के साथ, जी.एच. जार्डी के साथ इन्होंने पोस्टल पार्टनरशिप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जाने के लिए। तो रामानुजम जी का वर्क जो कि जी.एच. जार्डी बहुत अच्छे तरह से रिकॉग्नाइज़ करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करके उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड को बुला लेते। तो इनके नोट्स जब हार्डी ने पढ़े थे, उन्होंने कमेंट किया था रामानुजम जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू थियरम्स प्रोड्यूस किया था। थोड़े जो कि थे उनको कम्प्लीटली डिफीट कर देते। उन्होंने बोला था दे डिफीटेड मी कम्प्लीटली। इनके बहुत सारे कम जीवन में ही 33 ईयर्स के जीवन में रामानुजम ने ऑलमोस्ट 3900 रिजल्ट्स मतलब आइडेंटिटीज और इक्वेशंस बनाए थे। बहुत सारे नॉवल में थे, हाईली कन्वेंशनल रिजल्ट्स थे, जैसे कि रामानुजम प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, जिसने बहुत सारे चीज़ों को ओपन किया था, नए एरियाज़ को फ्लोरो में, और इंस्पायर किया था बहुत ज़्यादा लोगों को रिसर्च करने के लिए। अब जो कि इनके बहुत सारे थियरीज करेक्ट प्रूव किए गए थे। जब हार्डी मरने वाले थे, उन्होंने उनके फ्यूचर जनरेशन लोगों को भी बताया था कि आप रामानुजम के थियरीज़ पे काम करिए, मैं बहुत अच्छे तरह से श्योर हूँ कि वो थियरीज सच निकलेंगे, अच्छे करेक्ट प्रूव होंगे। तो हार्डी के मरने के बाद भी ये थियरीज पे रिसर्च किया गया था, लेकिन कब ये करेक्ट प्रूव हुए थे, जब हमें कंप्यूटर्स आए, तब ये चीज़ें करेक्ट प्रूव हुए थे। और इनके बोले गए थियरीज पे अब भी रिसर्च किया जा रहा है। तो इनको एक फेलो ऑफ रॉयल्टी सोसाइटी अवार्ड भी मिला था जो कि आइंस्टाइन को मिला था। ये सब हमें अविश्वसनीय लगता है ना, कि इतना सिद्धांत परात्मवाता कैसे इन्होंने इतने चीज़ें इतने कम उम्र में कम जीवन में इन्होंने कैसे किया था। रामानुजम जी ने खुद उनके सक्सेस और सारे चीज़ों को क्रेडिट किया था कि मैथमेटिकल कैपेसिटी जो कि डिवाइनिटी से बिलोंग करता है। मतलब उन्होंने बोला था कि इनका मैथमेटिकल नॉलेज जो कि है वो उनको उनके फैमिली गॉडेस के वजह से ही मिला था। हिज इक्वेशन फॉर हिम हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस थ्रू थॉट ऑफ ए गॉड। रामानुजम जी कहते थे कि माँ सरस्वती उनके सन्नों में आकर उनको फॉर्मूला जो कि वो देकर जाती थी, उनके सिद्धांत उनके सामने ये सिद्धांत रख कर जाती थी। मैन हू न्यू इन्फिनिटी का रिव्यू प्रतीक बोराडे सर ने दिया था, वो भी आप एक बार चेकआउट करिए, और उसमें और आपको अच्छे तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप इनके बारे में जान सकते हैं। और महाराष्ट्र, और नेक्स्ट है हमारे संत धन्येश्वर जी। संत धन्येश्वर जी 1275 से 1296 तक ज़िंदा रहे थे। ये 13th सेंचुरी के इंडियन मराठी सेंट है, पोएट है, फिलोसोफर है और एक योगी है।
और एक नाट्य विश्वनी ट्रेडिशन में से इनका भी बहुत कम उम्र था, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स तक ही ये जीवित रहे थे। तो इन्होंने धनेश्वर धनेश्वरी कमेंट्री की थी, भगवद गीता पे इन्होंने कमेंट्री किया और अमृतांबा पे इन्होंने कमेंट्री किया। और सैकड़ों सैकड़ों अपांग इन्होंने लिखे थे, सैकड़ों सैकड़ों पुस्तक इन्होंने लिखे थे, सैकड़ों सैकड़ों वेद इन्होंने लिखे थे। तो इनका एक शिष्य था, तो उनका शिष्य सांदेव महाराज जी, जिनका एज ऑलमोस्ट 1400 वर्ष था, मतलब 1400 ईयर्स था। तपस्या कर कर के उन्होंने उनका लाइफ एक्सटेंड किया था। इन्होंने एक बार धनेश्वर जी के बारे में जब ये सुनते हैं तो उनके पास जाके बोलते हैं कि अगर ये तो 21 ईयर्स का कोई बच्चा है, इसको क्या पता होगा। लेकिन जब ये उनके पास जाके उनके बारे में जानते हैं, तब जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है उनसे, तो वो उनका शिष्य बन जाता है। मतलब एक 14 ईयर्स का बंदा 21 ईयर्स के संत धनेश्वर जी के शिष्य बन जाते हैं। तो जब हमारे संत धनेश्वर जी को एक बार भूख लगा था, और दोस्तों जो हमारे अष्टविक्रम मुनि जी के बारे में मैंने मेरे स्ट्रेस वाले वीडियो में ऑलरेडी बोला है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो मेरे स्ट्रेस वाले वीडियो फिर से आप देखिए। और बौधान्य सूत्र भी हमारे हिंदू संस्कृति में ही थे, मतलब बहुत सारे हज़ारों साल पहले, मतलब 800 BC में ही पाइथागोरस थ्योरम हमारे बौधान्य सूत्र में था। बौधान्य सूत्र एक ग्रुप ऑफ वैदिक टेक्स्ट है जिसमें संस्कृति, जो कि धर्म, डेली रिचुअल्स और मैथमेटिक्स सिखाती है। बौधान्य जो कि पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने बनाया था, जो कि 800 BC में बॉर्न हुए थे। इंडियन बौधान्य सुलभ सूत्र को इन्होंने फाइंड किया था। इसमें यह बोला गया है कि दीर्घ चतुरस्रस्य कासन्य राजु परस्वामणि तिर्याग्मणि च यत्प्रत्यगभूते खुरुतासतदबुन्यान करोति। मतलब जब एक रोप को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका लेंथ जो कि वो डायगनल है, और वो जो प्रोड्यूस करता है जो एरिया, वो उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड्स को हम ऐड करेंगे तो वो मिलेगा। ए रोप स्ट्रेच्ड along a length of a diagonal produces an area which the vertical and horizontal sides make together। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, लगद, अपस्तांबा मतलब ये कि ज्योमेट्री है, जो सुबल शास्त्र है, जो कि ऑलमोस्ट 600 ईयर्स से पहले लिखा गया था। इसमें यह मेंशन किया गया है जो रिचुअल्स, जो कि स्क्वेयरिंग या सर्कल के लिए, स्क्वेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सेम एरिया के स्क्वेयर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये कैसे किया जाता है। और कई शास्त्र, महान गणित, ज्ञान हमारे हज़ारों वर्ष पहले हो चुके हैं। मतलब ब्रिटिशों से पहले ये सारी चीज़ों को, जो कि फॉरेनर्स थे, उनसे पहले हमारे भारत में ही खोजा गया था। तो दोस्तों जिन्होंने गणित और खगोलीय शास्त्र सिद्धांत खोजे थे, जब इतने खाने का भी विकास नहीं हुआ था, तब हमारे भारत संस्कृति ने इतना विकास किया था। इनके अलावा बहुत सारे ऋषि के इनके अलावा बहुत सारे ऋषि के और ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का हम आपको उदाहरण दे सकते हैं। इतने महान हमारी सभ्यता, और इन सभी महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने अपने योग्यता का विकास ब्रह्मचर्य को दिया था और एकाग्रता को दिया था, मतलब अच्छे कंसंट्रेशन को दिया था, और फोकस से उन्होंने उनके लाइफ पे और उनके गोल्स पे, और उन्होंने ब्रह्मचर्य किया था।
और इन्होंने कुंडलिनी योग के माध्यम से किया था। इन सब पे एक अलग वीडियो बन सकता है दोस्तों। एक्चुअली मतलब कुंडलिनी योग के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में मैं फ्यूचर में ज़रूर बनाऊँगा। इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इससे हमारे बुद्धिमत्ता के विकास कर सकते हैं हम, लेकिन हम अंतर्मुख हो अंतर्मुख होने के जगह बहिर्मुख हो रहे हैं। मतलब आपके अंदर के शक्ति को हम अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम बहिर्मुख हो रहे हैं। बाहर के चीज़ों का असर होने देना और हमारे गोल पे फोकस नहीं रहना, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए बाहर की चीज़ों को ब्लेम करना। तो अगर हमें इसको टैकल करना है तो हमारे हिंदू धर्म के बारे में हमें जानना पड़ेगा। हमारे ज्ञान योग, कर्मयोग, इन चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। हर परिस्थिति में सम रहना है, एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, इन सारी चीज़ों का पालन हमें करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में, चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे स्ट्रेस और एंड्योरेंस वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो इतना योग्यताओं के विकास करते ब्रह्मचर्य के पालन करने से, योग्यता से हमें रहना चाहिए। लेकिन हम इतना सब चीज़ों को छोड़ देना नहीं चाहिए और एकाग्रता और योग्यता कर उनके पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी आपका गोल है आप उस पे एकाग्रता से, अच्छे फोकस से, कंसंट्रेशन से आप आपके गोल पे फोकस्ड रहे। जैसा कि हमारे महापुरुषों थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, धनेश्वर जी थे, ऐसे ही आप हमें भी हमारे गोल्स पे अच्छा फोकस रह के और अच्छे तरह से रीच करना चाहिए। आप देखिए उन्होंने कितने यंग एज में कितने उपनिषद्स लिखे थे और कितने महाशास्त्र वो लिखते थे, जो कि बहुत यंग एज में लिखे थे। इतने कम उम्र में ही वो लोग इतने ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हैं। हमारा उम्र तो बहुत ज़्यादा है, हमें और चीज़ें को और अच्छे तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों, एट द एंड में कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि आप आपका गोल जो भी है उस पर फोकस्ड रहे, बाहर की चीज़ों का असर आप पे होने ना दे। मतलब बाहर जो कुछ भी चल रहा हो, आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, आपके रिलेशनशिप्स में जो कुछ भी चल रहा हो और आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी चल रहा हो, उसका असर आप पे होने ना दे। आपके मेन गोल जो है, आपका सर्वोच्च लक्ष्य जो है, उसको प्राप्त करने में आपका पूरा फोकस आप लगा दो। पूरा फोकस आप वर्क पे लगा दो। क्योंकि बिकॉज नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, नथिंग हैपन्स लाइक लकी बाय लक। यू नीड टू वर्क फॉर इट, वॉट एवर योर गोल इज़, यू नीड टू वर्क फॉर इट। तो आप जो भी न्यूट्रिशन में जो टॉप 3 मैंने बोला था, जो भी फूड आपको ऐड करनी चाहिए आपके ब्रेन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि आपका ब्रेन 60% फैट है और हेल्दी फैट है, जो भी मैंने बोला था वो आप ऐड करिए और आपके गोल पे फोकस्ड रहिए। और आपको जो भी एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे ताकि आपके एंडोर्फिन्स रिलीज हो, आप फील गुड हो, वो भी आप करिए। तो दोस्तों, बाकी मैंने इस वीडियो में से मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, थोड़ा मैंने गुरुमान सर के वीडियो देखने से मुझे मालूम पड़ा और थोड़ा प्रतीक बोराडे सर के वीडियो देखने से मुझे मालूम पड़ा। मेरा चैनल का गोल ये है कि जो भी चीज़ें मैं सीखा हूँ अब तक, जो भी यूट्यूब में जिनमें से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन कर पाऊँ और उसके साथ भी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाऊँ। इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ और इंटरनेट में जो भी है वो भी पढ़ के आपको और इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। तो दूसरे आर्टिकल्स जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थे और हेल्थ लाइन में जो भी आर्टिकल्स थे, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, प्रोटीन आपके हमारे ब्रेन को कैसे अलर्ट करता है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। उसके इन्फॉर्मेशन भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। और आप उनके लाइफस्टाइल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप वो जो फूड है वो एक्चुअली में और कितना अफेक्ट करता है और उसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो मैंने जो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये दोस्तों, आपके गोल पे फोकस्ड हो, ऐड द फूड यू नीड, डू द वर्कआउट एंड all the best for your future, guys. That's it for this video. Bye guys, take care.